सेक्शन 61, कोई भी कंपनी अपनी कैपिटल ऑल्टर कर सकती है। कब? जब आर्टिकल परमिट करेगा। उसके लिए मेमोरेंडम चेंज करना पड़ेगा, और मेमोरेंडम चेंज होगा जीएम में। इसका मतलब ओआर पास करना पड़ेगा। इसका मतलब कैपिटल को ऑल्टर करने के लिए 3 कंडीशंस हो गई: आर्टिकल की परमिशन, चेंज इन मेमोरेंडम, ओआर। अच्छा, कैपिटल ऑल्टर होती कैसे है? 6 तरीकों से। 6 नए शेयर इशू करके, ऑथराइज कैपिटल बढ़ाकर, जो शेयर किसी ने भी नहीं लिए उसे कैंसिल करके, छोटे अमाउंट के शेयर को बड़े अमाउंट में कंसोलिडेट करके, बड़े अमाउंट के शेयर को छोटे अमाउंट में सब डिवाइड करके, कैपिटल बढ़ाकर, शेयर कैंसिल करके, छोटे को बड़े में करके, बड़े को छोटे में करके, शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करके, और स्टॉक को शेयर्स में रिकन्वर्ट करके। ये 6 तरीके से कैपिटल ऑल्टर होगी। आपको 3 कंडीशंस माननी है। 3 कंडीशन कौन कौन सी? पहली कंडीशन कौन सी है बच्चे? आर्टिकल की ऑथराइजेशन, मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन और ओआर। बस एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, शेयर वाले में ना 3 कंडीशन तो है ही, 3 और लग जाएंगी स्टॉक वाले में। और 3 कंडीशन कौन सी लगेंगी? और 3 स्टॉक वाले में। कभी भी स्टॉक ओरिजिनली नहीं मिलेगा, हमेशा शेयर्स का कन्वर्जन होगा स्टॉक में। कभी भी पार्टली पेड अप शेयर स्टॉक में कन्वर्ट नहीं होंगे, हमेशा फुली पेड अप शेयर स्टॉक में कन्वर्ट होंगे। और स्टॉक रिकन्वर्ट भी हो सकता है शेयर्स में, ठीक है ना? तो ध्यान रखना, कन्वर्जन होगा फुली पेड अप। एक बात ध्यान रखिए, 61 में आप कुछ भी करिए, कैसे भी कैपिटल ऑल्टर करिए, फाइलिंग आपको 64 में करनी पड़ेगी, SS7 में। कहता है 61 में आप कैपिटल कैसे भी ऑल्टर करिए, फाइलिंग आपको 64 में करनी पड़ेगी, फॉर्म नंबर SS7 में, 30 दिन के अंदर आरओसी के पास, ठीक है? बस एक बात ध्यान रखना, जो आप शेयर कैंसिल करेंगे ना यहां पे, इसे बोलते हैं डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडक्शन नहीं, डिमिनिशन, ठीक है? रिडक्शन क्या होता है सर? रिडक्शन ये। अच्छा, रिडक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आप बताइए? सेक्शन 66 के अंदर, सेक्शन 66 के अंदर क्या करना पड़ेगा रिडक्शन करने के लिए? रिडक्शन इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है, ठीक है? सबसे पहले अगर आपको कैपिटल का रिडक्शन करना है, आर्टिकल की परमिशन चाहिए, एसआर पास करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा 4 लोगों को, सीजी, आरओसी, क्रेडिटर, सेबी। सेबी को इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। रिडक्शन के केस में ये ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं विद इन 3 मंथ्स। अगर 3 महीने में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आया तो इनकी साइलेंस को एक्सेप्टेंस मान लेंगे। आर्टिकल, एसआर, नोटिस 4 लोगों को, सीजी, आरओसी, क्रेडिटर, सेबी, ऑब्जेक्शन रेज करेंगे 3 महीने के अंदर, नो ऑब्जेक्शन, डीम्ड अप्रूवल। साथ में एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। एनसीएलटी आपको अप्रूवल जल्दी देगा नहीं सर। एनसीएलटी आपको अप्रूवल तभी देगा जब आप 3 कंडीशन पूरी करेंगे। या तो क्रेडिटर को मनाओ, भाई क्रेडिटर का दुखी होना नहीं चाहिए, क्रेडिटर को मनाओ। अगर ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है, या तो उसके पैसे दे दो, खत्म करो, या उसकी डेट सिक्योर कर दो, या उसकी कंसेंट ले लो। तीनों में से कुछ भी करो, लेकिन उसका ऑब्जेक्शन पेंडिंग नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज पर द एएस, दूसरी कंडीशन। और तीसरी है कंपनी को ऑडिटर सर्टिफिकेट फाइल करेगा कि कंपनी ने कंप्लायंसेस किए हैं। तो एनसीएलटी आपको अप्रूवल देगा 3 कंडीशंस पे। पहली कंडीशन, क्रेडिटर का इंटरेस्ट सिक्योर होना चाहिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज पर द एएस,
और कंपनी का ऑडिटर सर्टिफिकेट देगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों कंडीशन पूरी होंगी तो एनसीएलटी अप्रूवल देगा आपको। और एनसीएलटी के अप्रूवल को पब्लिश करना जैसे एनसीएलटी बोले, जैसे वो बोले। और एनसीएलटी के अप्रूवल को आरओसी के पास फाइल करेंगे, ध्यान रखना। और आरओसी आपको सर्टिफिकेट देगा कि भैया कंप्लीट हो गया सब कुछ। आरओसी का सर्टिफिकेट कॉन्क्लूसिव एविडेंस है कि कंपनी का अब जो रिडक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। इट इज द फाइनल एविडेंस दैट द रिडक्शन इज कंप्लीट। द सर्टिफिकेट इशूड बाय द आरओसी इज द कॉन्क्लूसिव एविडेंस कि आपने सारे कंप्लायंस किए हैं। और एक बात ध्यान रखना, अगर आप कोई भी बात छुपाते हैं, क्रेडिटर का नाम छुपाते हैं, क्रेडिटर की डेट के बारे में गलत बताते हैं आरओसी को या एनसीएलटी को, या क्रेडिटर के नेचर के डेट के बारे में कुछ भी आप गलत बता रहे हो, कुछ भी आप छुपा रहे हो, तो पेनल्टी 447। क्रेडिटर का नाम आपने छुपाया, क्रेडिटर का नेचर ऑफ डेट गलत बताया, आपने बोला सिक्योरिटी तो है जबकि अनसिक्योर्ड था, आपने बोला अरे 2 लाख रुपए देने हैं जबकि 2 करोड़ देने थे, अमाउंट ऑफ डेट 447 की पेनल्टी है। और साथ में एक बात ध्यान रखना, अगर डिपॉजिट रीपे नहीं किए ना, या इंटरेस्ट रीपे नहीं किया, तो आप रिडक्शन नहीं कर सकते, रिडक्शन नहीं कर सकते। डिपॉजिट में या उसके इंटरेस्ट में यू कैन नॉट रिड्यूस। 10 पॉइंट हो गए बच्चे। आर्टिकल, एसआर, 4 लोगों को नोटिस, एनसीएलटी की अप्रूवल, ठीक है, अप्रूवल मिलेगी एनसीएलटी की, आरओसी के पास फाइल करनी है, पब्लिश करनी है, आरओसी आपको सर्टिफिकेट देगा, और पेनाल्टी जो लगेगी वो लगेगी बच्चे 447 के अंदर, ये बात ध्यान रखिए। और साथ में एक बात और, अगर डिपॉजिट या उसका इंटरेस्ट नहीं दिया तो रिडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए एक बात और, 62, सर कंपनी नए शेयर इशू कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। किस माध्यम से करेगी? पहला ऑप्शन है राइट शेयर। राइट शेयर बच्चे किसको देंगे आप बताइए? राइट शेयर जाएगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। कैसे दे सकती है कंपनी? लेटर ऑफ ऑफर देकर। बच्चे लेटर ऑफ ऑफर कैसे देगी आप बताओ? लेटर ऑफ ऑफर देगी रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोरियर या इलेक्ट्रॉनिक मोड। बस एक बात ध्यान रखना, जिस दिन राइट ऑफर ओपन होना है उसके 3 दिन पहले लेटर ऑफ ऑफर डिस्पैच हो जाना चाहिए। डिलीवरी नहीं है, 3 दिन पहले डिस्पैच हो जाना चाहिए। आपने राइट ऑफर दे दिया। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के सामने 2 ऑप्शन है, या तो राइट ऑफर ले लेगा या अपना राइट ट्रांसफर कर सकता है। राइट ऑफर अगर लेना चाहता है ना तो विद इन द टाइम लिमिट लेगा। वो टाइम लिमिट होगी 15 से 30 दिन के बीच में। हालांकि प्राइवेट कंपनी में अगर 90% मेंबर एग्री करेंगे तो 15 दिन से कम की लिमिट हो सकती है, अदरवाइज 15 से 30 की लिमिट है। प्राइवेट कंपनी में अगर 90% मेंबर एग्री करते तो 15 की लिमिट कम हो सकती है, बढ़ेगी कहीं भी नहीं, और पब्लिक में तो कम भी नहीं होगी, सिर्फ प्राइवेट में कम होगी, ध्यान रखना। 90% मेंबर एग्री करेंगे तब। एक बात और, राइट ट्रांसफर कर सकता है। हाँ, अगर राइट ट्रांसफर करेगा तो आप इसे बोलेंगे राइट ऑफ रिनाउंसिएशन, या राइट को रिनाउंस कर दिया आपने। सर ए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, बी को दे सकता है। हाँ, बी का मेंबर होना जरूरी है? नहीं, किसी को भी राइट शेयर का अपना राइट ट्रांसफर कर दो, मेंबर हो या नहीं। अच्छा एक बात बताओ, बी ए सी को दे पाएगा क्या? नहीं। डेलीगेटेड राइट्स कैन नॉट बी फर्दर डेलीगेटेड। ए बी को तो दे सकता है लेकिन बी आगे सी को नहीं दे पाएगा। और बी का मेंबर होना जरूरी है क्या? नहीं। कहता है आप किसी पर्सन को दे सकते हो, मेंबर नहीं होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। आप आगे किसी और को नहीं कर सकते। एक बात बताओ, प्राइवेट प्लेसमेंट में अगर आपने ए को ऑफर दिया है तो ए अपना राइट बी को दे सकता है प्राइवेट प्लेसमेंट में? ना, प्राइवेट प्लेसमेंट में रिनाउंसिएशन अलाउड नहीं है। राइट टू रिनाउंस इज नॉट अलाउड इन द केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट।
ठीक है, चलिए जी अब आते हैं ईसॉप में। ईसॉप में ना ज्यादा कोई कंडीशन ही नहीं है, सिर्फ दो कंडीशन है, ओनली टू। पहला, ईसॉप के लिए रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, एसआर, ठीक है। दूसरा है रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। रजिस्टर मेंटेन होगा फॉर्म नंबर SH6 में, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में या किसी और जगह। और जितनी भी एंट्रियां होंगी ना वो ऑथेंटिकेट करेगा CS या पर्सन ऑथराइज्ड। मतलब कुल मिला के दो ही कंडीशन है, एक तो SR और दूसरा रजिस्टर ऑफ ईसॉप। OR इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, बिल्कुल ठीक बात। OR इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, SR पब्लिक में, OR इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, और दूसरा है रजिस्टर। बस ईसॉप खत्म है। बस ये ध्यान रखना, रजिस्टर SH6 में, रजिस्टर्ड ऑफिस में किसी और जगह साइन करेगा CS या पर्सन ऑथराइज्ड। अच्छा एक बात ध्यान रखो, ये जो आपका ये क्या हो गया भाई, सुपर सेंसिटिव है यार ये। एक मिनट देना, सुपर सेंसिटिव, पुराना लैपटॉप ही निकाल लो, ज्यादा बढ़िया है। तेरा मिलन तो मैं करवा के रहूंगा प्यारे, ठीक है। स्वेट इक्विटी शेयर, देखिए, अरे यार कुछ भी टच हो जाता है, कुछ भी खुलने लगता है। देखिए स्वेट इक्विटी शेयर आप वहां भी पढ़ चुके हो, यहां भी पढ़ चुके हो 54 में। तो स्वेट इक्विटी शेयर में ध्यान रखना बच्चे, स्वेट इक्विटी शेयर में ध्यान रखना बच्चे, यहां ना सिर्फ दो ही कंडीशन है, SR और वैल्यूएशन। तो अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो 62 लिखने की जरूरत नहीं, 54 ही लिख कर आइए स्वेट इक्विटी में, इसकी कोई जरूरत ही नहीं। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, जिसे आप प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं ना 42 में, थोड़ा सा फर्क होता है, उसे हम प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कहते हैं 62 में। अगर प्राइवेट प्लेसमेंट पूछे तो 42 लिखिए, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पूछे तो 62। तो कंडीशन कौन सी माननी पड़ेगी सर, मैं बताता हूं। कंडीशन वही पुरानी घिसी पिटी, आर्टिकल की परमिशन चाहिए, SR पास करना पड़ेगा, SR वैलिड है 12 महीने तक, और वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा। और अगर 12 महीने में नहीं किया तो SR लैप्स हो जाएगा। 5 कंडीशन है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होता क्या बच्चों, बताओ। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एक्चुअल में क्या होता है, जैसे एक कंपनी है, ठीक है, ना राइट ऑफर लाना चाहती है, ना बोनस इशू, ना पब्लिक इशू, कुछ भी नहीं। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पैसा रेज करना चाहती है स्पेसिफिकली फ्रॉम टाटा स्टील, स्पेसिफिकली फ्रॉम टाटा स्टील, तो वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कहलाएगा। तो रादर देन गोइंग टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, एम्प्लॉय, पब्लिक, आप सीधे किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास जाते हैं, तो वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है। 5 कंडीशन है, आर्टिकल, SR, 12 महीने, लैप्स हो जाएगा, और वैल्यूएशन। ठीक है जी, चलो 62(3) सबसेक्शन 6, ये ध्यान रखो भाई, ये वाला समझना पड़ेगा आपको। ये कंपनी है, ये गवर्नमेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट ने कंपनी को दिया है लोन, कंपनी रीपे नहीं कर पा रही है, गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है, गवर्नमेंट बोलेगी आपके लोन को हम कन्वर्ट करते हैं शेयर्स में। भाई कंपनी के साथ तो गलत हो रहा है ना, लोन नहीं दे पाई तो ये बात थोड़ी ठीक है कि आप शेयर्स में कन्वर्ट कर दोगे। कंपनी के पास राइट है कि कंपनी अपील फाइल कर सकती है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, NCLT के पास जाकर ये अपील आप फाइल कर सकते हैं विदिन 60 डेज। अब NCLT के पास तो आप चले गए, ठीक है। NCLT या तो आपको बोलेगा गवर्नमेंट ने जो किया ठीक किया है,
या बोलेगा नहीं गवर्नमेंट का ऑर्डर बेकार है? अगर गवर्नमेंट के बारे में बोलता है जो किया है ठीक किया है, तो बेटे शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा लोन। लोन विल बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। बस एक बात ध्यान रखना, आप 60 दिन में गए एनसीएलटी के पास और एनसीएलटी से हार के आ गए, ठीक है? या अगर आप 60 दिन में गए ही नहीं तो 61st डे ऑटोमेटिकली लोन कन्वर्ट हो जाएगा शेयर्स में। भाई दो बातें हैं ना, अपील फाइल की, अपील हार गए, गवर्नमेंट के ऑर्डर को कंफर्म कर दिया एनसीएलटी ने, गवर्नमेंट ने जो किया है ठीक किया है, तो अपील आप हार गए या गए भी 61st डे लोन कन्वर्ट हो जाएगा शेयर्स में। बस एक बात ध्यान रखना, आपकी पेड अप कैपिटल है 400 करोड़, ठीक है? लोन है बच्चे 150 करोड़ का, और आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल है 500 करोड़। तो ऑथराइज्ड 500 है, पेड अप 400 थी, अब लोन ऐड हो गया तो अब पेड अप कितनी हो गई? 550, जबकि ऑथराइज कितनी है? 500। तो ऑथराइज कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी ना। पेड अप कभी भी ऑथराइज से ऊपर तो होगी नहीं ना, क्योंकि जैसे ही लोन शेयर में कन्वर्ट होगा एंट्री पास करोगे ना भाई, लोन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैपिटल बढ़ जाएगी आपकी 150 करोड़ से। पेड अप कैपिटल जो है वो ध्यान रखना ऑथराइज से ऊपर नहीं हो सकता, आपको ऑथराइज कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है? चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या शेयर होल्डर के राइट चेंज हो सकते हैं 48 के अंदर? बिल्कुल हो सकते हैं सर, बिल्कुल। तरीका क्या है बताइए? कहता है सर अगर मेमोरेंडम आर्टिकल में से कोई भी परमिट करे तो राइट चेंज हो सकते हैं, ठीक है? या तो एसआर पास करिए या उन शेयर होल्डर से पूछिए जिनके पास 3/4 ऑफ शेयर्स हैं, दोनों में से कुछ भी। यह पहला और आखिरी सेक्शन है जहां ऑप्शन दिया गया है, मेमोरेंडम या आर्टिकल किसी में से भी पूछ लो, या एसआर या इसमें से कोई भी अप्रूवल। अगर ये परमिट करते हैं तो कंपनी कैन वेरिएट द राइट ऑफ शेयर होल्डर। कंपनी वेरिएशन कर सकती है शेयर होल्डर के राइट का। अगर कंपनी ने वेरिएशन कर दिया तो कुछ शेयर होल्डर दुखी हो सकते हैं, एग्रीव्ड शेयर होल्डर, ध्यान रखना बच्चे, अगले 21 दिन के अंदर एनसीएलटी के पास जा सकते हैं। पिछले वाले सेक्शन में 60 दिन के अंदर जा रहे थे आप एनसीएलटी के पास, यहां जा सकते हैं 21 दिन के अंदर। बस एक बात ध्यान रखना, एग्रीव्ड शेयर होल्डर एनसीएलटी के पास तभी जा पाएंगे जब उनके पास कम से कम 10% शेयर्स होंगे, वो वाले जिनके राइट वेरिएट हुए, कम से कम 10% शेयर, तभी आप जा सकते हैं। अब एनसीएलटी के पास आप चले गए, एनसीएलटी के पास दो ऑप्शन है, या तो एनसीएलटी बोलेगा कंपनी ने जो किया है ठीक किया है, या एनसीएलटी बोलेगा नहीं भाई कंपनी ने गलत किया है। जब तक मैटर एनसीएलटी में पेंडिंग है तब तक वेरिएशन इफेक्टिव नहीं होगा, यह बात ध्यान रखना। जब तक मैटर एनसीएलटी में पेंडिंग है वेरिएशन इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है? एक बार एनसीएलटी का ऑर्डर आ जाए, एनसीएलटी के ऑर्डर को 30 दिन के अंदर आरओसी के पास फाइल करिए, ये तो परमानेंट पॉइंट है, हर जगह चिपका दो, ठीक है ना जी? तो राइट का वेरिएशन हो सकता है। एग्रीव्ड शेयर होल्डर 10% शेयर है, वो एनसीएलटी के पास जा सकते हैं 21 दिन में। ये है सेक्शन 48, ठीक है जी? आगे बढ़ो जी। बस कैपिटल अपनी कुछ अंतिम सांसें ले रहा है, मतलब अभी सेक्शन बचे हैं ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा कैपिटल, सबसे बड़ा चैप्टर है भाई सब, कैपिटल सबसे बड़ा, मतलब कैपिटल कंप्लीट तो आप ये समझिए आधा कंपनी लोग आपको कंप्लीट ही हो गया। 67 क्या कहता है? कोई भी कंपनी खुद के शेयर नहीं खरीद सकती, ना कंपनी किसी को लोन दे सकती है कि तू हमारे शेयर खरीद ले, अलाउड नहीं है सर। ना डायरेक्टली खरीद सकते हो ना इनडायरेक्टली, ना कंपनी खुद अपने शेयर खरीद सकती है ना किसी को लोन दे पाएगी, दोनों ही अलाउड नहीं है। इसके 3 एक्सेप्शन है। पहला,
अगर बैंकिंग कंपनी, यहां से आपको बता देता हूं, अगर बैंकिंग कंपनी एक्सिस बैंक ए को लोन देता है, मान लो पर्सनल लोन, और ए उस पर्सनल लोन से एक्सिस बैंक के ही शेयर खरीदता है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लोन देती है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो उसमें कहीं कोई हर्ज नहीं है, वो दे सकती है और आप उसके शेयर भी खरीद सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला एक्सेप्शन है। दूसरा एक्सेप्शन, अगर कंपनी ने ट्रस्टी को पैसा दिया है, किसी ट्रस्टी को, सुनना ध्यान से, पैसा दिया है और ट्रस्टी से कहती है आप शेयर्स खरीद लो, अपने लिए नहीं, फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए। बस एक बात ध्यान रखना, वो शेयर जो होंगे वो शेयर फुली पेड अप होने चाहिए, क्योंकि आपने ट्रस्टी को पैसे दिए हैं ना। और दूसरी बात, शेयर या तो कंपनी के होंगे या होल्डिंग कंपनी के। अगर बच्चे कंपनी ट्रस्टी को पैसे देती है और कहती है आप शेयर खरीद लो, अपने लिए नहीं, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए, फुली पेड अप शेयर अपनी कंपनी के या होल्डिंग कंपनी के, तो वो पैसा अलाउड है, भले ही उस पैसे से कंपनी के शेयर खरीदे जा रहे हैं, लेकिन वो अलाउड है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी खुद एम्प्लॉय को लोन देती है। बस एक बात ध्यान रखना, यहां जो मनी आप ट्रस्टी को दोगे ना, ये एसआर पास करके दोगे, क्योंकि पैसा जिनका है उनसे पूछना पड़ेगा ना एक बार। कंपनी लोन देती है एम्प्लॉय को, ये एम्प्लॉय ना तो डायरेक्टर होगा और ना ही केएमपी, गरीब एम्प्लॉय होना चाहिए, गरीब। लोन का अमाउंट मैक्सिमम होगा 6 महीने की सैलरी, मैक्सिमम 6 महीने की सैलरी, ठीक है ना, नॉट अ डायरेक्टर और केएमपी, 6 महीने की सैलरी। अगर यही एम्प्लॉय जिसको आपने लोन दिया है, अगर वो आपके शेयर्स खरीदता है या आपके होल्डिंग कंपनी के शेयर्स खरीदता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये बात ध्यान रखना, वो शेयर फुली पेड अप होने चाहिए। दोनों ही केस में शेयर फुली पेड अप हो सकते हैं और दोनों ही केस में शेयर कंपनी के हो सकते हैं, होल्डिंग कंपनी के। बस एक बात ध्यान रखना, यहां ट्रस्टी को पैसे दिए थे एसआर पास करके, यहां पैसा नहीं है, लोन है, लोन वापस आता है, पैसे वापस नहीं आते। तो लोन दिया होगा मैक्सिमम 6 महीने की सैलरी के बराबर, और एम्प्लॉय को ना वो डायरेक्टर होगा ना केएमपी, ठीक है जी। चलो जी, ये भी हो गया डन। तो ये सब तो बड़े बड़े सेक्शन महारथी हो गए भैया। अब क्या बचा है? अब छोटे मोटे सेक्शन बचे हैं भाई। देखिए, मैं ना अभी आपको छोटे मोटे 2-3 बताता हूं, फिर शुरू करेंगे ब्रेक के बाद। कैपिटल में हाथी निकल गया, पूंछ बाकी है। 49 शेयर है 10 रुपए का, पेड अप वैल्यू है 6। शेयर है 10 रुपए का, पेड अप वैल्यू है 6। कहते हैं अगर 2 शेयर की सेम पेड अप है तो ये सेम क्लास के होंगे, सेम क्लास के, सेम क्लास के। अब मान लो 6 रुपए का पेड अप है ए के पास, 6 रुपए का पेड अप है बी के पास। कंपनी ए से कह रही है अगले 15 दिन में 4 रुपए दे, और बी से कह रही है तू अगले 30 दिन में 4 रुपए दे। ये अलाउड नहीं है सर। अगर सेम पेड अप है ना तो सेम क्लास का मानेंगे, और सेम क्लास का है ना तो यूनिफॉर्म बेसिस पे कॉल करेंगे। सेम क्लास ऑफ शेयर को एक तरीके से ही कॉल करते हैं, और सेम क्लास बनता है पेड अप से। अगर 2 शेयर का पेड अप अमाउंट सेम है तो उनका क्लास भी सेम होगा। अगर उनका क्लास सेम है बच्चे, तो ध्यान रखना उसे आप एक तरीके से ही कॉल करेंगे। तो शेयर जो एक क्लास के होंगे, कॉल शेयर बी ऑन द यूनिफॉर्म बेसिस ऑन ऑल शेयर फॉलोइंग अंडर दैट क्लास। और क्लास कहां से बनेगा? सेम पेड अप से। सेक्शन 50 कॉल्स इन एडवांस।
क्या कंपनी कॉल्स इन एडवांस में ले सकती है? ले सकती है सर, बस ज्यादा नहीं, 2-3 बातें ध्यान रखेगी। कौन कौन सी? पहला, आर्टिकल परमिट करेगा तभी ले पाओगे कॉल्स इन एडवांस। जब तक कॉल ड्यू नहीं होंगी तब तक वोटिंग राइट नहीं मिलेंगे। इंटरेस्ट मिल सकता है क्या? इंटरेस्ट मिल सकता है कॉल्स इन एडवांस में, वो भी आर्टिकल बोलेगा तब। इंटरेस्ट का रेट क्या होगा? रेट आर्टिकल में दिया गया होगा, मैक्सिमम 12%, मैक्सिमम 12। आपको पता है ये 12 भी बढ़ाया जा सकता है जनरल मीटिंग में, कि आर्टिकल चेंज कर सकते हो ना आप, तो इट कैन बी इंक्रीज एंड जीएम। मॉडल आर्टिकल में 12 ही है तो हम 12 ही बोलते हैं जनरली, ठीक है ना जी। चलो जी, ये भी हो गया डन। 51 तो बड़ा सिंपल है, कहता है कंपनी ना जितना पेड अप होगा उतना डिविडेंड दे देगी। कम पेड अप कम डिविडेंड, ज्यादा पेड अप ज्यादा डिविडेंड। डिविडेंड को रिलेट कर सकती है पेड अप के साथ, जितना पेड अप उतना डिविडेंड, ठीक है जी। चलो जी शुरू करते हैं हम डिवेंचर के लिए। कहता है बच्चों, डिवेंचर के लिए अगर आप कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू कर रहे हो ना तो एसआर पास करना पड़ेगा। कन्वर्टेबल डिवेंचर के लिए एसआर। और एक बात ध्यान रखिए, सिक्योर्ड डिवेंचर के लिए 4 कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखना। एसआर सबके लिए नहीं, ये एसआर पास होगा सिर्फ कन्वर्टेबल डिवेंचर के लिए। और सिक्योर्ड डिवेंचर की अगर बात करें तो मैक्सिमम रिडेम्पशन पीरियड जो है वो 10 साल है। प्रेफरेंशियल में 20 साल था, यहां 10 साल है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिए, इंफ्रा प्रोजेक्ट जो है वो 30 साल तक जा सकता है, तो नॉर्मली 10, इंफ्रा में 30। चार्ज की जहां तक बात है, चार्ज क्रिएट होगा क्योंकि डिवेंचर सिक्योर्ड है। चार्ज बच्चे या तो मूवेबल या इमूवेबल किसी भी प्रॉपर्टी पे क्रिएट हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, कोई भी। सर चार्ज कितने अमाउंट का होगा? मान लो 100 करोड़ का डिवेंचर है, ठीक है, 10 करोड़ का इंटरेस्ट हो गया तो 110 करोड़ का चार्ज क्रिएट होगा। वैल्यू ऑफ द डिवेंचर एंड द इंटरेस्ट दोनों मिला के, ठीक है। तो मैक्सिमम रिडेम्पशन पीरियड 10 साल। चार्ज का जो है बच्चे वो चार्ज वैल्यू ऑफ डिवेंचर प्लस इंटरेस्ट। और साथ में एक बात ध्यान रखिए, डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा। कब अपॉइंट करते हैं सर डिवेंचर ट्रस्टी को? डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं जब डिवेंचर का पब्लिक इशू लेकर आते हो या मेंबर एक्सीडिंग 500 को ऑफर देते हो तब। हर केस में डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट नहीं करना। पब्लिक इशू ऑफ डिवेंचर या ऑफर टू मेंबर एक्सीडिंग 500। बस एक बात ध्यान रखिए, डिवेंचर ट्रस्टी जो होगा उसका रोल क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी? सर ट्रस्ट डीड वो चेक करेगा, वो इंश्योर करेगा कि कंपनी डिवेंचर होल्डर के पैसे दे रही है या नहीं। वो इंश्योर करेगा कि क्या एसेट्स काफी है डिवेंचर होल्डर के पैसे देने के लिए। अगर कंपनी पैसा नहीं देगी तो एनसीएलटी के पास जाएगा। कंपनी से टाइम टाइम पे पीरियोडिकल स्टेटस लेता रहेगा। ये चेक करेगा कंपनी टर्म्स को कंप्लाई कर रही है या नहीं। और नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। क्या रोल हुआ सर? ये चेक करेगा सबसे पहले कि कंपनी पैसे दे रही है या नहीं, कंपनी टर्म्स मान रही है या नहीं, एसेट्स काफी है या नहीं, ठीक है। डिवेंचर होल्डर को बताएगा डिफॉल्ट के बारे में और क्या एक्शन उसने लिया। और नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। एक बात ध्यान रखना बच्चे, नॉमिनी डायरेक्टर कब अपॉइंट करेगा? 3 केस में 3 केस कब कब? अगर आपने लगातार 2 बार इंटरेस्ट नहीं दिया कंपनी ने, ही कैन अपॉइंट द नॉमिनी डायरेक्टर। दूसरी बात, अगर आपने वहां पर सिक्योरिटी क्रिएट नहीं की, मतलब सिक्योर्ड डिवेंचर एसेट तो रखनी पड़ेगी ना सिक्योरिटी के तौर पे, और अगर आपने एक बार भी डिवेंचर रिडीम नहीं किया, मतलब इन दोनों में एक बार भी डिफॉल्ट करोगे तो चलेगा, लेकिन इंटरेस्ट के 2 डिफॉल्ट होने चाहिए लगातार। तो कल को क्वेश्चन आ गया नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कब होगा, तो आप बोलिए 3 केस में। इंटरेस्ट अगर 2 बार नहीं दिया, नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर दो। अगर आपने सिक्योरिटी क्रिएट नहीं की, नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर दो।
अगर आपने डिबेंचर का रिडेम्पशन नहीं किया, नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर दो, तो यू कैन अपॉइंट द नॉमिनी डायरेक्टर इन दैट केस। ठीक है ना। तो ये सारा काम कौन करेगा बच्चे? सारा काम करेगा डिबेंचर ट्रस्टी। ऑफर लेटर चेक करेगा, ट्रस्ट डीड कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, पीरियोडिकल स्टेटस लेगा, डिबेंचर होल्डर को बताएगा, ये सारे काम करेगा। सर क्या किसी को भी डिबेंचर ट्रस्टी बना सकते हैं? नहीं, कुछ लोग डिस्क्वालिफाइड है। मेंबर, बेनिफिशियल ओनर डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता। जिसने लोन लिया वो डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता कंपनी से। जिसने किसी के लोन के लिए गारंटी दी है वो डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता। प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी ऑफिसर या उनका रिलेटिव, 5 लोग। बेनिफिशियल ओनर, जिसने लोन लिया है वो, जिसने गारंटी दी है वो, प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी ऑफिसर या फिर उनका रिलेटिव, 5। एक बात और ध्यान रखना, ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, पैसे का रिलेशन अगर आपका है तो भी आप डिस्क्वालिफाइड है, तो भी आप डिस्क्वालिफाइड है। पैसे का रिलेशन कितना होना चाहिए? आपकी टोटल इनकम का 2% या 50 लाख, विच एवर इज लोअर। आपकी इनकम है मान लो 100 करोड़, तो 2% हो गया 2 करोड़ या 50 लाख। कितना लोअर आ गया मालिक? 50 लाख। कम से कम 50 लाख का पैसे का रिलेशन होगा। आप बताओ, अगर कोई व्यक्ति कंपनी को माल सप्लाई करता है, रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, गुड सप्लाई करता है, तो पैसे का रिलेशन है ना उसका, क्या वो डिवेंचर ट्रस्टी बन सकता है? नहीं। 6 लोग। मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि डिपॉजिट ट्रस्टीज के बाद पढ़ाने वाला हूं मैं डिपॉजिट के चैप्टर में, और डिपॉजिट ट्रस्टी में सब कुछ सेम है, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। एक बार यहां पढ़ लो, वहां काम आ जाएगा। बेनिफिशियल ओनर, जिसने लोन लिया है वो, जिसने गारंटी दी है वो, प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी ऑफिसर या उनका रिलेटिव या पैसे का रिलेशन ये सारे लोग डिस्क्वालिफाइड है। एक बात और, अगर डिवेंचर ट्रस्टी मर गया, बीच में छोड़ के चला गया, कैजुअल वैकेंसी है, फिल कौन करेगा? बोर्ड। लेकिन अगर रिजाइन करके गया है तो बोर्ड के साथ साथ डिबेंचर होल्डर की अप्रूवल भी लगेगी। अगर मर गया पिछला डिबेंचर ट्रस्टी तो नया बोर्ड की अप्रूवल से आएगा, लेकिन अगर पिछला रिजाइन करके गया है तो डिबेंचर होल्डर से पूछना पड़ेगा, क्योंकि रेजिग्नेशन हमेशा सस्पिशियस ग्राउंड होता है। ये बात ध्यान रखना। और एक बात, क्या डिबेंचर ट्रस्टी को हटा सकते हैं? हटाइए। 3/4 इन वैल्यू ऑफ डिबेंचर जिसके पास होंगे वही हटा पाएंगे, और कोई नहीं हटा सकता। मतलब अगर 100 करोड़ के डिबेंचर है, जिन लोगों के पास 75 करोड़ के डिबेंचर है, अगर वो एग्री करेंगे तो यू कैन रिमूव द डिबेंचर ट्रस्टी, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप हटा सकते हैं। ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखिए, डीआरआर। अच्छा, डिबेंचर ट्रस्टी के साथ ना ट्रस्ट डीड साइन होती है 60 दिन के अंदर, अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर के विद इन 60 डेज। जगह मैंने क्वेश्चन पढ़ा था एमसीक्यू में, तो 60 दिन की टाइम लिमिट है, ध्यान रखिए। एक बात और, डीआरआर क्रिएट करेंगे कितना और कहां? डीआरआर कहीं भी क्रिएट नहीं करना, सिर्फ एक कंपनी में क्रिएट करना है, सिर्फ एक, अनलिस्टेड अदर, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग कंपनी नॉट रिक्वायर्ड, लिस्टेड कंपनी एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस नॉट रिक्वायर्ड, लिस्टेड रिलायंस जैसी कंपनी नॉट रिक्वायर्ड, अनलिस्टेड एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस नॉट रिक्वायर्ड। अब सॉर्टिंग हेड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, तो वो कहां फॉल करेगी? वो यहां फॉल करेगी ना, क्योंकि वो लिस्टेड भी नहीं है और एनबीएफसी भी नहीं है। तो इनको बनाना पड़ेगा 10%, ये क्रिएशन है। और जब डिवेंचर मैच्योर होने होना तो 30 अप्रैल तक जितने के डिवेंचर मैच्योर होने हैं उसके 15% के बराबर मेंटेन करना है। तो 10% से क्रिएट होगा और 15% मेंटेन करना है, 15% मेंटेन करना है, ये बात ध्यान रखना। तो सर एक बात बताओ, जो पैसा है ये इन्वेस्ट कहां करेंगे? ये इन्वेस्ट कहां करेंगे? 3 जगह, या तो स्केड्यूल्ड बैंक में एफडी करा दो, या तो गवर्नमेंट की अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटी। अनइनकम्बर्ड का मतलब होता है विदाउट मॉर्टगेज,
वाली सिक्योरिटी खरीद लो या फिर ट्रस्ट सिक्योरिटीज खरीद लो जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर दी गई है। ठीक है ना, 10% से क्रिएट होगा, 15% 30 अप्रैल तक मेंटेन करना है, 3 जगह पैसा इन्वेस्ट होगा। डीआरआर का सारा इस्तेमाल डिवेंचर के रिडेम्पशन में ही काम आएगा और कहीं काम नहीं आ सकता, और कहीं काम नहीं आ सकता। ठीक है बच्चे, चलिए अगर आप नहीं पे करते तो पेनाल्टी थी, वो पेनाल्टी 71 से हट चुकी है, ध्यान रखना। अब कोई पेनाल्टी नहीं है, बस इतना हो सकता है अगर आप पैसे नहीं दोगे तो ट्रस्टी एप्लीकेशन देगा एनसीएलटी को, एनसीएलटी इमीडिएट रिडेम्पशन बोलेगा। अब पेनाल्टी थी, वो हट चुकी है। ठीक है भाई, चलिए लास्ट टॉपिक है भैया शेयर कैपिटल का। क्या कहता है देख लो। शेयर ट्रांसफर करने हैं आपको फिजिकल फॉर्म में, बिल्कुल करने हैं जी, करो फिर, किसने मना किया है। तो होंगे कैसे सर, होंगे कैसे? अगर आपको शेयर ट्रांसफर करने हैं फिजिकल फॉर्म में तो ट्रांसफर डीड बनानी पड़ेगी। कई बार हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, ये ट्रांसफरर है, ये ट्रांसफरी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर को शेयर सर्टिफिकेट के साथ अटैच करिए और कंपनी के पास भेजिए। कंपनी ट्रांसफरर का नाम हटा देगी, ट्रांसफरी का नाम लिख देगी और ट्रांसफरी क्या बन जाएगा, मेंबर ऑफ द कंपनी। ठीक है, सिंपल प्रोसीजर है। बस एक बात ध्यान रखना, जिस दिन आपने डॉक्यूमेंट बनाए होंगे 60 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट देने जरूरी है और कंपनी अगले 1 महीने में नया शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देगी, ट्रांसफरी के नाम पे ट्रांसफरी मेंबर बन जाएगा। आपको 60 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट्स देने, कंपनी अगले 1 महीने में ट्रांसफरी को मेंबर बना देगी। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है जेरी बड़ा हो गया टॉम से। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, डॉक्यूमेंट जमा कौन कर सकता है? डॉक्यूमेंट जमा कर सकता है कोई भी, ट्रांसफरर या ट्रांसफरी, कोई भी, एनीवन, कोई भी। ठीक है ना, बस एक बात ध्यान रखना, अगर डॉक्यूमेंट ट्रांसफरर ने दिए हैं और शेयर पार्टली पेड अप हैं तो कंपनी को डाउट तो होगा कि क्या पता बच के निकलना चाहता हो, फर्जी डीड बना दियो, क्या पता बच के निकलना चाहता हो, फर्जी डीड बना दियो। अगर डॉक्यूमेंट ट्रांसफरर ने दिए हैं और शेयर पार्टली पेड अप हैं तो कंपनी नोटिस देगी ट्रांसफरी को कि भैया आपके नाम पे 5 करोड़ के पार्टली पेड अप शेयर आ रहे हैं। ट्रांसफरी ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है 14 डेज के अंदर कि भैया मैंने कोई शेयर नहीं खरीदे, झूठ कह रहा है। अगर 14 डेज के अंदर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आया तो इसकी साइलेंस को एक्सेप्टेंस मान लेंगे, 15वें दिन कंप्लीट हो जाएगा ट्रांसफर। कंडीशन ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट ट्रांसफरर ने दिए हैं और शेयर पार्टली पेड अप है, इमीडिएट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। कंपनी नोटिस देगी ट्रांसफरी को और ट्रांसफरी ऑब्जेक्शन रेज करे। कब तक ऑब्जेक्शन रेज करेगा? विद इन 14 डेज। नो ऑब्जेक्शन डीम्ड अप्रूवल। ठीक है ना। एक आखिरी पॉइंट ध्यान रखना, आपने डॉक्यूमेंट्स भेजे, रास्ते में गुम गए, लॉस्ट इन ट्रांजिट, ट्रांसफरी कंपनी से कहता है मुझे मेंबर बना दो। कंपनी बोलेगी मेंबर तो बना देंगे लेकिन तुझे ना इंडेमनिटी बॉन्ड देना पड़ेगा कि तेरे सारे कागज घूम चुके हैं और तुझे हमसे रजिस्ट्रेशन चाहिए ट्रांसफर का। अगर ट्रांसफरी इंडेमनिटी बॉन्ड देगा तभी कंपनी रजिस्टर करेगी, अदरवाइज कंपनी रजिस्टर नहीं करेगी। अगर डॉक्यूमेंट गुम जाते हैं तब, इन केस ऑफ लॉस्ट इन ट्रांजिट, इंडेमनिटी बॉन्ड जरूरी है ट्रांसफरी की तरफ से, अदरवाइज ट्रांसफर कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है भाई, चलो ट्रांसमिशन बहुत सिंपल है। ये ओल्डी है, शेयर होल्डर प्लस मेंबर है, ये इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। ये मर गया, शेयर रिची के पास आ गए। रिची इमीडिएटली मेंबर बनेगा क्या? नहीं, रिची क्या करेगा, कंपनी को एप्लीकेशन देगा और इनका शेयर सर्टिफिकेट,
कंपनी इसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से हटाएगी, रिची का नाम लिखेगी, तो जाके रिची क्या बन जाएगा, मेंबर ऑफ द कंपनी। इमीडिएट मेंबर नहीं बनते, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी आपको, तब आप मेंबर बनते हैं। ठीक है, ये ट्रांसमिशन है। ट्रांसफर होता है वॉलेंटरी और ट्रांसमिशन होता है ऑपरेशन ऑफ लॉ। आगे बढ़ते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है 58, ये ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, आपने डॉक्यूमेंट जमा किए, कंपनी रजिस्ट्रेशन करेगी, ट्रांसफर को कंप्लीट करेगी, आपको 1 महीने के अंदर सर्टिफिकेट दे देगी। अगर कंपनी आपको सर्टिफिकेट नहीं देती तो आपको देगी नोटिस ऑफ रिफ्यूजल, नॉर, 30 दिन के अंदर, कि भाई हम आपका ट्रांसफर नहीं रजिस्टर कर सकते, कारण कुछ भी हो सकता है, इनकम्प्लीट डिटेल है, कुछ भी कारण हो सकता है, 30 दिन के अंदर नॉर दे देगी। नॉर किसको देगी, ट्रांसफर के केस में इन दोनों को, और ट्रांसमिशन के केस में इस व्यक्ति को। नॉर देगी 30 दिन के अंदर। अगर आप कंपनी से डिससेटिस्फाइड हैं तो आप एनसीएलटी के पास अपील फाइल करिए। एनसीएलटी दोनों पार्टी को सुनेगा, कंपनी को बोलेगा आपने बिना किसी वैलिड रीजन के इनके ट्रांसफर को रजिस्टर नहीं किया, कंपनी से बोलेगा आप ट्रांसफर रजिस्टर करिए, वो भी 10 दिन के अंदर, और ये जो एग्रीव पार्टी है इनका लॉस कंपेंसेट करिए, साथ में रजिस्टर ऑफ मेंबर को रेक्टिफाई करिए, ट्रांसफर का नाम हटाइए, ट्रांसफरी का नाम लिखिए। 10 दिन के अंदर करना पड़ेगा आपको ये सब कुछ। सर एक बात बताइए, एनसीएलटी के पास कब तक जाएंगे, कब तक एनसीएलटी के पास जाएंगे बच्चे, ध्यान रखना, अगर नॉर मिला, मान लो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए कंपनी को, ठीक है, ये नॉर है, अगर नॉर मिला तो नॉर मिलने के 30 दिन के अंदर नोटिस ऑफ रिफ्यूजल। अगर नॉर नहीं मिला तो जिस दिन आपने डॉक्यूमेंट दिए थे उसके 60 दिन के अंदर। बात तो वही है, नॉर मिला तो नॉर मिलने के 30 दिन के अंदर, नॉर नहीं मिला तो डॉक्यूमेंट मिलने के 60 दिन के अंदर। ये 30 और 60 की लिमिट है प्राइवेट में, और 60 और 90 की लिमिट है पब्लिक में। ये 30-60 विल बिकम 60-90, 30-60 प्राइवेट में और 60-90 पब्लिक में, 30-60 विल बिकम 60-90। ठीक है जी। 59 क्या कहता है, कहता है अगर कंपनी ने बिना किसी वैलिड रीजन के आरओएम में नाम लिख दिया या नाम हटा दिया, या नाम लिखने में देरी कर रहे हैं, नाम हटाने में देरी कर रहे हैं, आप दुखी हो, आप एनसीएलटी के पास जाओ। इवन अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं तो इंडिया के बाहर कोर्ट भी जा सकते हैं। 4 केस, बिना वैलिड रीजन के नाम लिखा, नाम हटाया, नाम लिखने में देरी, नाम हटाने में देरी, आप जा सकते हैं। डिफॉल्ट नंबर 2, अगर ट्रांसफर करते वक्त इसमें से किसी भी लॉ को ब्रेक किया गया, SCRA, सेबी एक्ट, कंपनीज एक्ट या एनी अदर लॉ। एनी अदर लॉ का एग्जाम्पल डिपॉजिटरीज एक्ट हो सकता है, अगर डीमेट फॉर्म में होंगे तब आप जाइए एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी अगेन सेम, या तो अपील डिसमिस कर देगा या अपील एक्सेप्ट करेगा, बोलेगा भाई जो किया आपने, जो भी डिफॉल्ट किया उसे ठीक करिए। यहां भी 10 दिन का समय देगा एनसीएलटी, तो बहुत डिले नहीं चलेगा, मैक्सिमम 10 दिन, 10 डेज से ऊपर नहीं। चाहे 58 पड़ी या 59, रेक्टिफिकेशन 10 दिन के अंदर करना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलो जी, अब आते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ शेयर कैपिटल। इसके बाद होगा डिपॉजिट शुरू। फोर्ज ट्रांसफर, ये शेयर होल्डर है, ठीक है, बी शेयर ब्रोकर है, इसने ट्रांसफर डीड फोर्ज कर दी, फोर्ज, और शेयर बेच दिए आप मानो सी को, वाई को, ठीक है, वाई है गुड फेथ में। क्या फोर्ज ट्रांसफर डीड के आधार पे वाई मेंबर बन सकता है क्या? द आंसर इज नो, नो, नो। द ट्रांसफर इज नॉट लीगली इंटाइटल्ड टू मेंबर। लेकिन अगर कंपनी ने इसे मेंबर बना लिया तब क्या होगा? तब ओरिजिनल ओनर
कंपनी से बोलेगा मेरा नाम वापस लिखो रजिस्टर ऑफ मेंबर में। ओरिजिनल ओनर कंपनी से बोलेगा मेरा नाम वापस लिखो रजिस्टर ऑफ मेंबर में। पहली बात, सर कंपनी का समय खराब हो रहा है, कंपनी नाम लिख रही नाम हटा रही, नाम लिख रही नाम हटा रही है, कंपनी डैमेज किससे क्लेम करेगी? कंपनी डैमेज क्लेम करेगी उस व्यक्ति से जिसने फोर्ज डीड फाइल की है। देखो दो पार्टी हैं, ट्रांसफरर ये बन गया, ट्रांसफरी ये बन गया, ये तो छुपा हुआ है ना। तो फोर्ज डीड किसने फाइल की है? वाई ने। तो कंपनी डैमेज क्लेम करेगी वाई से जिसने फोर्ज डीड फाइल की है। बात ध्यान रखना, कंपनी विल क्लेम द डैमेज फ्रॉम वाई जिसने फोर्ज डीड फाइल की है। अच्छा एक बात और, ये जो फर्जी डीड बना रहा है इसका क्या होगा? ये जो फर्जी डीड बना रहा है ना, ये लायबल होगा 57 के अंदर, 3 साल तक की जेल है सेक्शन 57 में। एक बात और, अगर वाई ने शेयर जेड को दे दिए, जेड भी गुड फेथ में है, क्या जेड मेंबर बन सकता है क्या? ना, कंपनी मना करेगी। लेकिन अगर कंपनी ने उसे मेंबर बना लिया तब क्या होगा? तब ए के पास तो वही राइट है, मेरा नाम वापस लिखो रजिस्टर ऑफ मेंबर में। कंपनी किससे डैमेज क्लेम करेगी? कंपनी उसी व्यक्ति से डैमेज क्लेम करेगी जिसने फोर्ज डीड फाइल की है, और फोर्ज डीड वाई ने ही फाइल की थी क्योंकि फोर्जरी एक ही बार हुई थी, एक ही बार। तो कंपनी विल क्लेम द डैमेज फ्रॉम वाई। सर एक बात बताओ, बी लायबल है अंडर सेक्शन 57 क्योंकि उसने फोर्जरी की है। सर जेड किससे डैमेज क्लेम करेगा? जेड डैमेज क्लेम करेगा फ्रॉम द कंपनी। वो पता है क्या बोलेगा? मेरे को वाई तो पहले ही मेंबर नहीं लग रहा था, लेकिन जब मैंने वाई का शेयर सर्टिफिकेट देखा तो उसमें सही में वाई का नाम लिखा था और आपकी कॉमन सील लगी हुई थी। मैंने कंपनी की कॉमन सील देख के वाई से शेयर खरीदे, अब आप ही मेरा डैमेज कंपेंसेट करोगे। और आपको पता है कंपनी लायबल है, बेल्किस कंसोलिडेटेड कंपनी वर्सेस टेम्किंसन। कंपनी लायबल है यहां पे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपेल। कंपनी मना नहीं कर सकती, अब कंपनी लायबल होगी। ठीक है जी, बधाई हो बच्चों, बधाई हो। कंप्लीट हो गया बेटे शेयर कैपिटल।